वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। न्यूज़ सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो स्टैटिक जीके के साथ डेली मैं आपको प्रोवाइड करता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक है, जहां से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा था, आपको ये बताना है कि एक जगह है जिसका नाम है बिष्णुपुर। तो ये बिष्णुपुर जगह टेराकोटा टेम्पल्स के लिए फेमस है। ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर। एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टाउन है जिसको बोलते हैं बिष्णुपुर। बिष्णुपुर की खास बात यह है कि यहाँ पर कई सारे इमारतें टेराकोटा से बनाई गई हैं। टेराकोटा आप जानते हैं क्या होता है? एक विशेष तरीके की मिट्टी होती है जिसमें कई तरीके की मिट्टियों के कॉम्बिनेशन से आकृतियां बनाई जाती हैं और उसके बाद उन्हें भट्टी में पकाकर लाल किया जाता है। और कुछ टाइम पहले आपको ध्यान रखना है, भारत में यह कौन सा शहर है जिसको टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया है। मतलब यहाँ पर टेराकोटा के मिट्टी के जो बर्तन हैं या फिर मिट्टी के खिलौने हैं, ये बहुत फेमस है। तो ये है उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। गोरखपुर को पिछले साल ही टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया। और बाकी पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। भारत की एक कौन सी एयरलाइन है जिसने अभी हाल ही में इतिहास रच दिया है, एक कैलेंडर ईयर में 100 मिलियन पैसेंजर्स को यात्रा कराकर? कहने का मतलब यह है कि ये कौन सी एयरलाइन है जिसने रिकॉर्ड बना दिया है कि केवल एक साल के अंदर इस एयरलाइन में 100 मिलियन यात्रियों ने यात्रा करी है। तो ये है इंडिगो एयरलाइन। भारत की सबसे सस्ती एयरलाइन है ये, या फिर आप बोल सकते हो एंट्री लेवल एयरलाइन है। और इसकी खास बात यह है कि इनका जो फेयर है वो बहुत कम रहता है और स्पेशली ये डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए जानी जाती है। भारत में इंडिगो एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन है जिसके पास इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। इनके पास 1300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। और एक साल के अंदर 100 मिलियन यात्रियों का मतलब अगर बात करें तो 10 करोड़। 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। आप ये समझ लो कि पिछले 12 महीनों में 10 करोड़ लोग इस एयरलाइन से यात्रा कर चुके हैं। इंडिगो की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और इंडिगो के सीईओ कौन है? ये हैं पीटर एल्बर्स। क्या नाम है? पीटर एल्बर्स। अभी हाल ही में गोवा लिबरेशन डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोवा मुक्ति दिवस, ये कौन से दिन मनाया गया? तो गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया था। इस वजह से हर वर्ष 19 दिसंबर को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। गोवा में इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो गोवा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? आपको पता है पुर्तगालियों ने गोवा स्टेट पर करीब करीब 450 साल तक शासन किया था। और भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के चंगुल से नहीं छूटा था। तब जाकर 1961 में इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहां पर अटैक करके पूरे गोवा को अपने अधीन कैप्चर कर लिया। और पोर्चुगीज जो है ये भारत में सबसे पहले आने वाले फॉरेनर्स थे और सबसे बाद में जाने वाले फॉरेनर्स थे। ये कौन है जिनको अभी हाल ही में भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के रूप में अपॉइंट किया गया है? हिंदी में बोले तो पूरे भारत भर में जितने भी कारागार हैं, जितने भी जेल हैं, उन सभी के महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है सीनियर आईपीएस अधिकारी महेश्वर दयाल। और ये जो अधिकारी हैं इनसे पहले ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं, मतलब एसपी के रूप में ये नीलगिरी में विरुद्ध नगर में कार्यरत रह चुके हैं। इसके अलावा ये गुड़गांव तिरुचि के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। तो अब ये पदभार संभाल रहे हैं पूरे भारत भर के कारागार महानिदेशक का। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि अभी हाल ही में कुवैत के नए अमीर कौन बनाए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुवैत के नए अमीर बनाए गए हैं शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सबा। तो अगर आपने कल की पीडीएफ नहीं डाउनलोड करी है तो उसे कर लीजिएगा जरूर, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है। ये कौन सा संस्थान है, या आप बोल सकते हो ये कौन सा इंटरनेशनल बैंक है जिसके साथ भारत सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लेकर?
दरअसल इसको आरआरटीएस भी बोला जाता है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आरआरटीएस का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये दिल्ली से मेरठ तक को कनेक्ट करता है। अभी तक दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाया करते थे, रश की वजह से और सिंगल लेन रोड की वजह से। लेकिन अब एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें ये जो मेट्रो है, ये मात्र दिल्ली से मेरठ तक आपको 60 मिनट के अंदर पहुंचाएगी। दिल्ली से मेरठ तक का ये जो कॉरिडोर है, इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर की। और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत सरकार को लोन दे रही है। और ये जो पैक्ट है, ये 37 बिलियन जैपनीज येन का साइन हुआ है। अगर डॉलर में अगर हम बात करें तो 250 मिलियन डॉलर होता है। तो आप दोनों में ध्यान रखना। वैसे आपसे एग्जाम में ज्यादातर उम्मीद है कि बैंकों के एग्जाम में ये फिगर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा डॉलर में 250 मिलियन डॉलर का ये पैक्ट साइन हुआ है। बाकी एसएससी में ये फिगर्स नहीं पूछता है। एसएससी में सीधे सीधे बस नाम पूछ देता है संस्थान का। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस, मनीला। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये है मसात्सुगु असाकावा। आईएमएफ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। और क्या आप बता सकते हो डीबीएस की स्थापना कब करी गई है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। भारत सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं और इससे पता लगा है कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में भारत सरकार ने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में जो टैक्स कलेक्ट किया गया है उसमें सीधे सीधे 17% की बढ़ोतरी हुई है। अगर 2022 में बात करें तो भारत सरकार ने जनता से टैक्स कलेक्ट किया था 13,63,000 करोड़। लेकिन इस बार 2023 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है ये अभी तक हो चुका है 15,95,000 करोड़। तो सीधे सीधे 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये भी आपको ध्यान रखना है नवंबर के महीने में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है। पूरी लिस्ट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर करी हुई है यूट्यूब की कम्युनिटी पर। आप लोग हर जगह पर नज़र रखा करिए। कई सारी चीज़ें मैं करंट अफेयर की स्क्रीनशॉट लेकर और कहीं ना कहीं उन्हें कंपाइल करके नोट्स बना के आपसे कम्युनिटी पर शेयर करता हूँ। कई सारी चीज़ें टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूँ। तो आप हर जगह पर नज़र रखा करिए ताकि आप तक सारा डेटा पहुंच जाया करे। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे निचली या आप बोल सकते हो सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये देश है चीन। और चीन के अंदर ये एक ऐसी लेबोरेटरी खोली गई है जो कि जमीन के अंदर अगर बात करें तो 2400 मीटर गहराई में है। 2400 मीटर बहुत होता है। और इतनी गहराई में जाकर यह प्रयोगशाला क्यों बनाई गई है? तो इसका कारण यह है कि जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि डार्क मैटर के लिए जो वो ग्लोबल रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए ये प्रयोगशाला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। डार्क मैटर्स के बारे में जब आप रिसर्च करते हो तो आपको ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पर प्रकाश की एक भी किरण ना आने पाए। तो इस वजह से इसको इतनी गहराई पर जाकर बनाया गया है इस लैब को। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहित होगी ये जगह। तो कई बार ऐसी रिसर्च होती है जहां पर ना प्रकाश चाहिए होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। ऐसी ही रिसर्च इस पर्टिकुलर लैब में करी जाएगी। और ये जो लैब है ये चाइना का एक प्रोविंस है जिसका नाम है साइचुआन। क्या नाम है? साइचुआन। वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। चाइना में राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। कैपिटल है बीजिंग। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। अभी हाल ही में 2023 के एमआरएफ फार्मूला 2000 टाइटल को किसने जीत लिया है? तो इसको जीतने वाले खिलाड़ी हैं संदीप कुमार, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इस बार का जो एमआरएफ फार्मूला 2000 टाइटल हुआ है ये चेन्नई सर्किट में आयोजित किया गया है। और जिस तरीके से फार्मूला 2000 टाइटल इन्होंने जीता है उसी तरीके से सेम इवेंट में फार्मूला 600 टाइटल जीता है चेतन सुन्निनेनी ने। किसने? चेतन सुन्निनेनी। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। सुन्निनेनी ने 1600 टाइटल जीता है, संदीप कुमार ने 2000 टाइटल जीता है। ये कौन सा प्रेस्टिजियस सम्मान है जो कि इस किताब को दिया गया है 2023 में, जिस किताब का नाम है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया? तो इस किताब को सम्मानित किया गया है गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज से।
और एक और किताब है जो आपको ध्यान रखनी है। एक किताब है जिसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विनिंग मिडिल इंडिया। विनिंग मिडिल इंडिया, इस किताब को भी सम्मानित किया गया है और इसको भी गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये दो किताब है। अब अगर बात करें अगेंस्ट ऑल ऑट की, तो ये किताब तीन राइटर्स ने मिलकर लिखी हुई है। एक का नाम है कृष्णन नारायणन, दूसरे राइटर हैं जिनका नाम है एस के गोपाल कृष्णन, और जो तीसरे राइटर हैं इनका नाम है एन दया सिंधु। और इसी तरीके से जो विनिंग मिडिल इंडिया नाम की जो किताब है, इस किताब को लिखने वाले दो राइटर हैं। एक तो हैं टी एन हरी और दूसरे हैं बाला श्रीनिवास। बाला श्रीनिवास। तो क्लियरली मैंने पीडीएफ में आपको दे दिया है लिखकर। आप लोग पीडीएफ जब देखेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी आपके सामने लिखी हुई है, वरुण अवस्थी 07। वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। ये कौन है जिन्होंने भारत में पहली बार विंटर साइंस एक्सपीडिशन लॉन्च करी है आर्कटिक रीजन के लिए? पहले तो आप ये समझ लो आर्कटिक रीजन है कहाँ। देखो ये हमारी है ग्लोब, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में जो नीचे वाला रीजन है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, तो ये जो साउथ पोल है यहाँ पर अंटार्कटिका है। उसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर क्या है, इस पूरे रीजन को आर्कटिक रीजन बोलते हैं। आर्कटिक रीजन पूरा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक विंटर साइंस एक्सपीडिशन लॉन्च करी गई है। और इसको लॉन्च करने वाले जो मंत्री हैं ये हैं किरेन रिजिजू, क्योंकि किरेन रिजिजू इस टाइम पे अर्थ साइंस मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके लिए एक टीम बनाई गई है। इस टीम में चार लोग रखे गए हैं। ये चारों साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है प्रशांत रावत, दूसरे जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह, तीसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है अतुल्य आर, और चौथे जिनका नाम है गिरीश BS। ठीक है, तो टोटल ये चार साइंटिस्टों की टीम बनाई गई है। ये अब आर्कटिक रीजन में जाएंगे और वहां का जो रिसर्च स्टेशन है वहां पर सेटअप करके 30 दिन बिताएंगे। 30 दिनों तक ये वहां पर रिसर्च करेंगे। इस रिसर्च से पता लगेगा कि हमारी पृथ्वी के अंदर बर्फ किस तरीके से पिघल रही है, या फिर पहले जैसी ही स्पीड है या उससे कहीं ज्यादा और तेज हो गई है पिघलना बर्फ, या फिर पहले से कम हो गई है। अगर पहले से बर्फ पिघलना कम हो गई है तो अच्छे संकेत होंगे, लेकिन अगर ग्लेशियर पहले से कहीं ज्यादा पिघल रहे हैं तो ये बुरे संकेत हो सकते हैं। ये कौन सा देश है जो कि प्लान कर रहा है कि ये हमारे आसाम राज्य के साथ इंटरनेशनल सिटी बसाएंगे? मतलब ये देश है जिससे भारत की सीमा रेखा लगती है और आसाम बॉर्डर हम शेयर करते हैं इनसे। तो बॉर्डर से सटे हुए हिस्से पर ये एक नया शहर बसाएंगे जिसका नाम होगा इंटरनेशनल सिटी, अंतर्राष्ट्रीय शहर। तो ये है भूटान सरकार। कौन सी? भूटान। माफी चाहता हूँ, यहाँ पर भी नेपाल लिखा हुआ है, ये है भूटान। अब देखिए भूटान कहाँ पर है, पहले आप मैप में देखो। ये जो आपको दिखा रहा हूँ दिस इज भूटान, और ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये आसाम राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर से लगा हुआ ये शहर बनाया जाएगा इंटरनेशनल सिटी। ये जो इंटरनेशनल सिटी होगा ये आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी से व्यापारिक सहयोग करने के लिए बनाया जा रहा है। इस सिटी से पूर्वी राज्यों के तहत एक रोड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा जो कि सीधे म्यांमार से कनेक्ट करेगा। इस सिटी से आसाम से होते हुए बांग्लादेश की भी कनेक्टिविटी दी जाएगी, और अगर बांग्लादेश में कनेक्टिविटी पहुंच रही है तो उसके बाद पानी के रास्ते से आगे सिंगापुर तक के लिए भी पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो भूटान ये जो इंटरनेशनल सिटी की स्थापना करने जा रहा है, ये सीधे सीधे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उनकी पहल है। जाहिर सी बात है इसका फायदा आसपास के देशों को भी मिलेगा। और इस पर्टिकुलर परियोजना को लॉन्च किया है भूटान के जो राजा हैं इस टाइम पे, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है जिग्मी खेसर वांगचुक। क्या नाम है? जिग्मी खेसर वांगचुक। ये कौन से भारतीय हैं जिनको भूटान सरकार की तरफ से नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? क्योंकि इनकी वजह से भूटान और भारत के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर हुए हैं। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, और ये पंजाब कैडर की अधिकारी हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। और इनके कार्यकाल में ये डब्ल्यूएचओ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट पर भी कार्यरत हैं। तो इनकी वजह से भूटान और भारत के बीच में जो रिलेशंस हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेशंस हो,
चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। इस वजह से भूटानी सरकार ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया है। और आपको बता दूं, डॉक्टर पूनम पहली और अभी तक की इकलौती ऐसी भारतीय है जिनको डब्ल्यूएचओ की तरफ से साउथ ईस्ट एशिया एशिया के रीजनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको तो पता ही है, भारत के क्रिकेट का त्योहार जो कि हर साल मनाया जाता है आईपीएल के रूप में, इंडियन प्रीमियर लीग, और जिसके लिए ऑक्शन हो रही थी। तो अब ऑक्शन का समापन हो चुका है। 2024 के लिए जिन टीमों को भी जो भी खिलाड़ी खरीदने थे वो खिलाड़ी खरीदे जा चुके हैं। तो सवाल ये है कि मिशेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इस बार बिके हैं। तो कौन सी टीम ने इनको खरीदा है? इस बार इनको खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और मिशेल स्टार्क को कितनी धनराशि दी गई है? इस बार ये बिके हैं 24.75 करोड़ रुपए में। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था, ये सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस का रिकॉर्ड था। पैट कमिंस को 20.5 करोड़ दिए गए थे पिछले सत्र में। इनका रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है मिशेल स्टार्क ने। करीब करीब 25 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं इस बार आईपीएल के सीजन के लिए। इस बार का जो आईपीएल है, ये मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे थे? शुभमन गिल, बाबर आजम, क्रिस वॉक्स या फिर रचिन रवींद्र? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। 2024 का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी राज्य का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आप जीएस जीके का मेरा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर, और इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ मैंने कवर कराया हुआ है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच की मदद से आप आसानी से इनमें से किसी भी एग्जाम में 70% अवेल कर सकते हैं नंबर। बहुत आसानी से आप इतने नंबर खींच सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो sscgsguru@gmail.com पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें मैसेज करिए। हमारी टीम आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा देगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के अलग अलग बैच भी आप अवेल कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का भी बैच आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।